बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हमने 5 वाले चैप्टर का टॉपिक नंबर जो है वो 5.4 करवाना है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि किन किन जरिए से एनर्जी को हम हासिल करते हैं। प्रीवियस दौर में क्या होता था और आजकल जो है हम किस तरह एनर्जी को हासिल कर रहे हैं, कैसे एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें बताया जाएगा। वैसे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए मैंने ऊपर राइट भी किया हुआ है, ठीक है। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में भी इसके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बन सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट तरह से डिफरेंस में भी पूछा जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही राइट किया हुआ है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स है इसकी, और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि फोसिल फ्यूल जो है उनमें और हाइड्रोइलेक्ट्रिक में क्या फर्क आ सकता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फोसिल फ्यूल। तो आपको फोसिल फ्यूल के बारे में काफी कुछ पता होगा, ठीक है। जितने भी किस्म के ऑयल हैं, कॉयल हैं या गैसेस वगैरह हैं, नेचुरल गैस हो गई, ये तमाम जो है फोसिल फ्यूल में ही आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी फोसिल फ्यूल की यहाँ पर डेफिनेशन ही बता रहे हैं। ये देखें, फोसिल फ्यूल्स द एनर्जी कम आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, coil and natural gas. These materials are known as fossil fuels. तो ये डेफिनेशन है फोसिल फ्यूल की। डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसके अलावा जो है ये आपका जो है एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो आइडेंटिफाई आप बताएं कि फोसिल फ्यूल क्या क्या है। नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑयल, फॉयल या फिर हमारे पास नेचुरल गैस। तो इन तीनों को ही कलेक्टिवली आप जो डी वाला ऑप्शन होगा ना, ऑल ऑफ दिस, उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे उसमें लिखा हुआ है द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स गिव आउट हीट। सारी बात है, जब आपने इनको जलाना है तो हीट पैदा होगी, विच इज यूज टू जनरेट द स्टीम। ये देखें, इन्होंने यहाँ पे कोयला वगैरह जला रहे हैं, इनको जलाने से जो है स्टीम पैदा हो रही है, ठीक है। स्टीम लाइन जो है आगे वो टरबाइन को रन करेंगी। टरबाइन जब रन होगी तो उससे क्या होगा, हम बिजली जनरेट करेंगे, ठीक है। और यही जो है हमारे पास नेक्स्ट आगे ट्रांसमिट हो जाएगी इसमें, नेक्स्ट आगे लाइंस में, ठीक है। जैसे आपने आगे से बिजली की तारें लगाई हुई हैं, तो उन बिजली की तारों में आगे हमारे पास जो है बिजली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस बता रहे हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स कैन जनरेट दी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन आपने बताना है कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमने फॉसिल फ्यूल को जला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है, ठीक है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तब आपने इसका ये आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना एक लिखा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन साइड पे, वो इस तरह आ सकता है आपको कि जो पहले था, पहले सिस्टम किस तरह का था, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट करना है, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर। जब तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं हुई थी, वन ऑफ दिस प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल वाज टू प्रोवाइड लाइट। यानी कि जब पहले इलेक्ट्रिसिटी को आपने इन्वेंशन नहीं की थी, तब तक जो है वो लाइट का सबसे बड़ा जरिया जो था ना, वो फॉसिल फ्यूल को जलाना था। जैसे उसने ये लालटेन वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। अब उसमें दिखा रहे हैं कि ये क्या है, इसके अंदर उन्होंने ऑयल हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना उन्होंने एक छोटा सा जो मोम का रखा होगा बना के, ठीक है, मोम बना के इसके अंदर रखते हैं। उस मोम को हम जो है वो जलाते हैं, तो देन हमारे पास जो है ना वो पैदा हो जाती है लाइट, ठीक है। ये पुराने दौर में होता था कि वो रुई वो गोल करके ना ऑयल के अंदर डाल देते होते थे, तो वो जो है ना उसके ऊपर आग लगाते थे रुई के अंदर, ठीक है। तो देन जो है वो ये लाइट जलती थी, जैसे दीवे वगैरह होते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसको समझना चाहिए इस डायग्राम में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपने सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें से फॉसिल फ्यूल का एज अ लॉन्ग लिखना है, फिर आप ये फिगर बना सकते हैं, अदरवाइज आपने ये फिगर नहीं बनानी, ठीक है। ये जस्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने फॉसिल फ्यूल लिख देना है, इसके बाद ये राइट कर देंगे, ठीक है, काफी हो गया, ओके। लॉन्ग जब आएगा, शॉर्ट में तो सिर्फ आपने फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन ही लिखनी है ना, और इसके अलावा ये लिख दीजिएगा कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्वेंट नहीं हुई थी, तब तक फॉसिल फ्यूल को जला के ही लोग लाइट हासिल करते थे, ठीक है। तो ये दो चीजें लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ शॉर्ट के तौर पे तैयार करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये डेफिनेशन याद कर लें और इसको याद कर लें, ओके। इसके बाद नीचे है हमारे पास थर्मल एनर्जी के बारे में एक और चीज लिखी है। थर्मल एनर्जी फ्रॉम कॉइल बर्निंग वाज अ मेजर सोर्स यूज्ड इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन्स टू ड्राइव द लोकोमोटिव इन द पास्ट। यानी कि पहले जमाने की बात कर रहे हैं कि पुराने दौर में जो है थर्मल एनर्जी को कैसे हम हासिल करते थे, हम इसको कोयले को जला के हासिल करते थे। लेकिन अब तो आपको पता है कि वो विंड फैंस आ चुके हैं, इसके अलावा वाटर टर्बाइन वगैरह हैं, तो ये और कई ऐसे जरिए आ चुके हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है। इसी तरह यहाँ पे एक बता रहे हैं आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब क्या है कि पानी के जरिए जो है ना
एक जनरेटर चलाया जाएगा, उस जनरेटर से फिर आगे से बिजली पैदा करके जो है वो आगे टाउन वगैरह में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपको इस प्रोसेस का नाम से ही पता चल जाना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि वाटर से काम करके जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन is the electricity generated from the power of फॉलिंग वाटर्स, यानी कि जब पानी जो है वो गिरता है तो जारी बात है, आपको पता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, मोशन की वजह से। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टरबाइन को चलाएगी, उसके चलने की वजह से जो है ना हमारा जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उसको हम ट्रांसमिट करेंगे आगे जो है ना नेक्स्ट कहाँ पे, घरों में। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना इसका ये पॉइंट याद कर लेंगे तो ये भी काफी है। हमने सिर्फ ये बताना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते क्या है। ठीक है, और ये उसमें ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है वाटर इन अ हाई लेक और रिजर्वायर्स पोजेस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। कहते हैं जब किसी ऊंची जगह पे जो है ना आपने पानी को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, अब यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ आएगा तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में आने की वजह से जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, when the water is allowed to fall from height the potential energy is changed into kinetic energy। सारी बात है मैंने आपको बता दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जानी है काइनेटिक एनर्जी में। टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो, ये जो टनल बनाई जाती है बारीक सी, ताकि पानी जो है ना इसके अंदर से तेजी से गुजरे, क्योंकि जितनी ये बारीक होगी उतनी तेजी से पानी गुजरेगा। ठीक है, फ्रॉम द रेजर्वायर टू अ लोड्स प्लेस, सारी बात है वो नीचे की तरफ है। ये आपका जो था जहाँ पे आपने पानी रखा है ये ऊंची जगह पे है, और ये जो उन्होंने लेक बनाई हुई है ना, जो एक रास्ता सा बनाया हुआ है, ये बारीक सा रास्ता जो है वो नीचे की तरफ बनाया जाता है, ताकि पानी जो है वो स्पीड से नीचे की तरफ आए और उससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस टरबाइन को चलाए। सच अ कनेक्शन इज नोन एज डैम, तो ये डैम की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। डैम हमारे पास क्या होते हैं कि जब हमने पानी को किसी हाई पोटेंशियल पे रखा होता है और वहां से हम उसको पास करवाते हैं टनल के अंदर से, देन हम उसको कहते हैं वो डैम है। ओके, तो ये आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ से When a water is allowed to fall from height, यानी कि किसी ऊंचाई से पानी को हम नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है वो डैम का काम करता है। ओके, The kinetic energy of running water rotate the turbine which in turn, यानी कि वो जनरेट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो हमने अभी अभी पॉइंट्स किए हैं ये सारे पॉइंट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के बारे में है, कि हम जो है वो हाइड्रो यानी कि पानी के जरिए भी बिजली पैदा करते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको यही याद करना पड़ेगा, देन आपने ये डैम के बारे में करना है। इसके अलावा आपको काइनेटिक एनर्जी का खुद भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद टरबाइन चलती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये है सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो सूरज से पैदा होने वाली एनर्जी है। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सूरज से पैदा होती है एनर्जी। ठीक है, इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट इज रेफर टू एज सोलर एनर्जी, जो सूरज से आने वाली एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं वो है सोलर एनर्जी। ये आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है सोलर एनर्जी की। तो आपको ये यहाँ पे मैंने निशान भी लगा दिया, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसको एक और पॉइंट यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो है मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे प्रेफर की जाने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है, तो आपने बताना है वो सोलर एनर्जी है। क्यों प्रेफर की जाती है, इस वजह से क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं होता और ये जो है वो फॉर द लाइफ टाइम, यानी कि खत्म नहीं होनी। जो चीज खत्म हो जाती है वो तो हम कहेंगे कि वो नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन सूरज अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक ऐसा नेमत है हमारे पास कि ये थ्रू जो है वो पुराने दौर से हम जो है सूरज को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन टू वे। सोलर एनर्जी को दो तरह से हम यूज करते हैं। आइदर इट कैन बी यूज टू हीट सिस्टम, यानी कि सारी बात है ये हरारत देने के लिए भी यूज होता है, गर्म करने के लिए सिस्टम को, और कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से बनाना। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो सिस्टम को हीट करना और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। ठीक है, तो अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है सोलर एनर्जी का तो आपने जो है ना पहले इसकी डेफिनेशन राइट कर देनी है। इसके बाद आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट इज अ मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वैसे तो ये मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख के आपको समझाया कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर आप यही पॉइंट भी अगर लिखते हैं कि इट इज मोस्ट प्रेफर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आप इसके दो वे बता देंगे, एक तो ये सिस्टम को हीट करने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए।
इतना काफी है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो फिर आपने जो है इसका आगे भी प्रॉपर इसको लिख देना, ठीक है। जैसे आपका एक और यहाँ पे आ जाता है, इन वन वे द सोलर पैनल्स ऑब्जर्व हीट ऑफ सन। अब एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है सोलर पैनल की, तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सोलर पैनल। तो फिर आपने बताना है कि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्लेट होती है विच आर पेंटेड ब्लैक। ये आपका एमसीक्यूज भी है, ठीक है। कि सोलर प्लेट के ऊपर कौन सा कलर होता है, तो आपने बताना है कि इसके ऊपर ब्लैक कलर होता है, ओके। Heat can be used from warming houses or running waters heating system। एक और यहाँ पे उसने यूज बता दिया है कि ये जो सन है उसका यूज क्या होता है सनलाइट का, कि हम अपने घरों को गर्म करते हैं, या फिर हमने अपने घरों के छत पे ना इस तरह की वाटर पाइपलाइंस बिछा दी होती हैं कि पानी उसके अंदर गर्म हो जाता है और फिर वो जो है हमारे घर में जो है यूज हो जाता है बाद में, ठीक है। रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम, तो ये जो है ना ये वो सिस्टम है जिसमें हमने घरों के ऊपर जो है ना वाटर पाइपलाइन बिछाई होती है, जिससे जो है ना वो वाटर गर्म होता है, फिर हम उसे घर में अपने जरूरत की चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। इफ सोलर रेडिएशन इज concentrated to a small surface area by using the large refraction or lenses, reasonably high temperature can be achieved। कहते हैं अगर हम जो सूरज की आने वाली रेडिएशंस हैं उसको हम इस तरह यूज करें कि हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाया हो जिसके ऊपर जो है ना एक रिफ्लेक्टर लगा हो जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर लेंस वगैरह लगा हो, देन हम क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। यानी कि सूरज की रोशनी जब किसी शीशे वगैरह पे पड़ती है तो आपको पता है उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा होता है, सूरज की रोशनी किसी और जगह पे ट्रांसफर हो जाती है उससे टकरा के। तो वो कह रहे हैं इस तरह भी टेम्परेचर बहुत अच्छी तरह अचीव किया जा सकता है, ठीक है। और आज इस तरह ही गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा आज हीट है, और वीडियो बनाने का भी काफी इशू हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जरूर बनानी चाहिए क्योंकि लेक्चर जो है वो आपके पीछे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी वाला टॉपिक है इसके अंदर से काफी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं, और ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। पहले तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ कि आपने किस तरह याद करने हैं, और फिर जब लॉन्ग आएगा तो आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है। जैसे ये वाली हेडिंग आपकी बन जाती है, सोलर एनर्जी के दो वे हैं। पहली आप हेडिंग देंगे हीटिंग सिस्टम, दूसरी आप इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपने सोलर पैनल्स को बताना है, और हीटिंग सिस्टम में आपने ये वाला बताना है कि रनिंग वाटर और हाउस को गर्म करने के लिए, ओके। और ये जो रेडिएशन वाला है ये भी उसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो हेडिंग्स है ना आपने हेडिंग्स को याद रखना है और उसी की तरह आपने जो है ना उसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिगर भी नजर आ रही है, सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ, यानी कि किसी की छत के ऊपर उसने सोलर पैनल जो है वो लगाए हुए हैं। इसी तरह ये जो है सोलर सेल पैनल्स हैं। सेल पैनल का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा जो सोलर पैनल्स लगा दें तो वो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने ज्यादा हैं, ये सिंगल है, जब सिंगल होगा तो सोलर पैनल होगा, जब बहुत ज्यादा होंगे तो सोलर सेल पैनल होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे उसने कुछ और भी बताया हुआ है, एट हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। जब जारी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि पानी उबल उबल के जो है ना वो स्टीम बन जाएगी, स्टीम कहते हैं भाप को। दैट कैन बी रन द टर्बाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन दिस वे द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। फिर उसी बॉइल्ड जो स्टीम है उसके जरिए फिर हम अपनी टर्बाइन को चला के जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो सूरज की रोशनी के जरिए हम अपने पानी को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करें और फिर टर्बाइन को चलाएं, ओके। इसके बाद उसने यहाँ पे नीचे एक पॉइंट बताया है जो कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, आपने अगर याद करना है तो आप कर लें। इसमें जो है ना ये वाला ये याद करना बहुत जरूरी है, सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल। यानी कि सूरज की रोशनी को डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं सोलर सेल की मदद से, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सोलर सेल, तो फिर आपने ये बताना है सोलर सेल का यहाँ से लेकर यहाँ तक। सोलर सेल इज आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल्स। ये आपकी एमसीक्यूज भी आएगी कि सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है, तो फिर आपने इसको टिक करना है, ओके। मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको एमसीक्यूज कौन सी पूछी जा सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, तो फिर आप उसको मेंशन कर लिया करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपकी एक दो एमसीक्यूज है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं। सोलर पावर्ड कार विच ओन दी वर्ल्ड सोलर चैलेंज रेस, यानी कि जो रेसेस में यूज होती हैं आजकल ये सोलर कार्स हैं, ठीक है। इन दी ड्रेविंस ऑस्ट्रेलिया इन 1993, यानी कि 1993 में भी ये जो है इन्वेंट हो चुकी थी सोलर कार वगैरह, ओके। और ये आपकी एमसीक्यूज भी आ सकती है। इसके बाद आपने जो है ना नीचे से कुछ चीजें याद करनी है, वो पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ, ये वाला बताती हूँ। The voltage produced by a single voltaic cell is very low, यानी कि जब आपने अकेला सेल लगाया हो जैसे ये वाला है
तो उससे हम बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट हाई वोल्टेज फॉर अ practical use, a large number of such cells are connected in series to form a solar cell panel। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई सोलर सेल पैनल की, इसने आपको बता दी है कि इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट हाई वोल्टेज, यानी कि जब आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज लेनी है, हासिल करनी है, बहुत ज्यादा चीजें चलाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सेल को कंबाइन करोगे तो फिर वो सोलर सेल पैनल बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे इसमें बताया। यानी कि ये किसी फैक्ट्री वगैरह में लगाए जाते हैं जब बहुत ज्यादा काम करना हो, और ये घरों में लगा लिए जाते हैं एक दो, ताकि जो घर का सिस्टम जो है वो चल जाए। ओके, तो ये भी चीज याद करनी है आपने और ये भी याद करना है। इसके बाद आएगा हमारे पास सोलर कैलकुलेटर। और जब कैलकुलेटर की बात की जाए तो वो ऐसे कैलकुलेटर हैं जो कि सूरज की रोशनी में चार्ज हो जाते हैं, इसमें आपको सेल नहीं डालने पड़ेंगे, यानी कि ये वो नहीं है जिनके अंदर हमें सेल डालने पड़ते हैं। इट इज आल्सो अवेलेबल विच वर्क बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड बाय द सोलर सेल एंड लार्ज सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू पावर सेटेलाइट्स। ये जो पावर सेटेलाइट्स हैं उनके अंदर भी हमने यही सेटेलाइट्स जो है, इनके अंदर भी हमने जो है वो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, ताकि जो है हमें नीचे से तारों के जरिए बिजली ना भेजनी पड़ेगी, खुद ही अपनी बिजली को जनरेट करें और चलते जाएं, और जो है हमें सिग्नल भेजते जाएं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलती जाए। ठीक है, ये देखिए, अर्थ सैटेलाइट्स गेट सोलर एनर्जी थ्रू दी सोलर पैनल्स, यहाँ पे उसने लिख के बता दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। स्टार्ट की हुई ये वीडियो आपको काफी अच्छी समझ आ रही होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं, आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर का वर्ड ही आपको पता चल रहा है कि जाहिर बात है एटम्स को ब्रेक किया जाएगा और उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये भी जारी बात है, हीट की ही एक फॉर्म है। व्हेन एन एटम ऑफ द न्यूक्लियस ब्रेक, किसी भी न्यूक्लियस का एटम टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, और आपने इस एटम को ब्रेक करना होता है, देन ही जो है वो हीट की फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम तोड़ते हैं इनके एटम्स को, और फिर जो है वो हीट जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, दीज मटेरियल्स, इनका क्या होता है जी, रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं एज द न्यूक्लियर ऑफ देयर एटम ब्रेक ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में एक एटम को तोड़ के बहुत ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज की जाती है, तो इसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, ये दो अलग अलग नाम है, इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिजन वो होता है जिसमें एक ही एटम को तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी जनरेट की जाती है। दिस प्रोसेस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, एक रिएक्टर बनाया जाता है जिसके अंदर ये रिएक्शन किया जाता है। हीट प्रोड्यूस बाय द फ्यूल इज यूज्ड टू मेक द स्टीम। सारी बात है, उसकी हीट जो है वो स्टीम पैदा करने के लिए यूज होगी। दैट रन द टरबाइन, जो कि टरबाइन को चलाएगी। ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जिससे बिजली पैदा होती है। पाकिस्तान आल्सो रन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कराची एंड चश्मा। ठीक है, ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना वो पावर स्टेशन लगे हुए हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जहाँ पे जो है ना यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम्स को तोड़ के बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जरा इसको डिफाइन करें। तो आपने जो है ना ये बता देना है पहला पॉइंट कि जब हम किसी एटम को तोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो है ज्यादातर हम यूरेनियम और प्लूटोनियम से रिलीज करवाते हैं। यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो ये काफी है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो इस तरह है कि जब एटम टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। आप ये भी बता सकते हैं ये वाला पॉइंट भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जो कि कराची में है और चश्मा के मुकाम पे है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो किस किस जगह पे है। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला आप ये भी याद करेंगे। ओके, और ये जो न्यूक्लियर फिजन मैंने आपको बताया है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको आपने जहन नशीन रखना है। ओके, इसके बाद नीचे हमारे पास, बल्कि इंफॉर्मेशन में सबसे पहले देख लेते हैं इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया आपको।
जियोथर्मल एनर्जी इज करंटली यूज इन जापान। जापान के अंदर जो है वो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो यूज की जा रही है। रशिया के अंदर, आइसलैंड के अंदर, इटली के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर एंड यूएसए, ये सारी कंट्रीज के नाम याद रखिएगा क्योंकि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो किन किन कंट्रीज में यूज की जा रही है, तो फिर आपको इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 85% ऑफ आइसलैंडर्स यूज जियोथर्मल एनर्जी। ये भी आपके एमसीक्यू पूछी जा सकती है कि जो आइसलैंडर्स है, यानी कि जो ऐसे जजीरे हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो है वो यूज की जा रही है जियोथर्मल एनर्जी, वो कितनी यूज की जा रही है, तो वो है 85%। ओके, जियोथर्मल एनर्जी टू वार्म देयर हाउसेस, ज्यादातर वो जो है अपने घरों को गर्म रखने के लिए ये 85% जो है वो यूज कर रहे हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ द हीटिंग इज ओनली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ बर्निंग ऑयल। कहते हैं ये जो जियोथर्मल एनर्जी से हम जनरेट कर रहे हैं वो 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा है उसके जो हमारी कॉस्ट आ रही है ना, वैसे हीट करने से, ऑयल को जलाने से, यानी कि फॉसल फ्यूल को जलाने से जो हमारी जो कॉस्ट आ रही है उससे तीसरा हिस्सा जो है ना ये जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि ये बहुत ही सस्ता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये क्यों सस्ता है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा जियोथर्मल एनर्जी के टॉपिक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब जमीन, थर्मल मतलब हीट, जमीन से हीट जो हमारी आती है उसी के जरिए जो है ना हमने आगे से टरबाइन वगैरह चलानी है और जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है। ओके, तो जियोथर्मल एनर्जी की बात की जाए तो आपको डेफिनेशन तो मैंने बता दिया ओवरऑल, यानी कि उर्दू में समझा दिया। इसके अलावा जो है हम बुक से भी अब देख लेते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, द हॉट रिएक्ट रॉक्स, हॉट रॉक्स कहते हैं गरम गरम चट्टानें, आपको पता है ना जो लावा उगलती हैं वॉल्केनो वगैरह, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। द हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन दी सेमी मेल्टन फॉर्म, सेमी मेल्टन यानी कि थोड़ी थोड़ी मेल्ट फॉर्म में, जैसे हम लावे की फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, द डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बहुत ही नीचे ये इस तरह मेल्ट की फॉर्म में बनी होती हैं। एंड दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है कि ये एनर्जी रिलीज कर रही होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रही होती है क्योंकि हर टाइम इनके अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिएक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है सबसे पहले कि जो जमीन के अंदर गर्मी है, जो जियोथर्मल एनर्जी जमीन के अंदर से, वो किस वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो है जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो फिर आपने बताना है कि कुछ हिस्सों में जो है ना वो हॉट मेटल्स होती हैं जो कि उनके नीचे जो है ना सेमी मेल्टन फॉर्म का जो है ना वो एक मादा सा होता है जो कि एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, और जो उसका टेम्परेचर है ये भी आपने बताना, द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज अबाउट 2 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री में फिलहाल टेम्परेचर बड़ी भी हद तक 50 तक जाता है, इससे ज्यादा कभी नहीं गया, और ये 250 है। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर। एंड दिस एनर्जी इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, इसी एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अ टाइप अ टिपिकल थर्मल जियोथर्मल पावर प्लांट इज नोन एज, आगे वो बता रहे हैं जो भी है, आप यहाँ तक इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका प्रॉपर पूरा हो जाएगा, लेकिन ये किसकी हेडिंग्स बना लीजिएगा, पॉइंट वाइज इनको लिख लीजिएगा। पहले पॉइंट में आप यहाँ तक लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेडिंग दे के आप लिख लें, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बता दें। ठीक है, फिर 250 इसका टेम्परेचर होता है, और देन आप बता दें कि इसी को टेम्परेचर को हम आगे जो है ना वो इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है किस तरह से ये यूज हो रहा है। देखें, ये जो है ना यहाँ पे उन्होंने एक वाटर की पाइपलाइन बिछाई हुई है। वो क्यों बिछाई है कि नीचे जारी बात है गर्म जगह है, तो वो जो पानी है यहाँ से ठंडा पानी अंदर एंटर होगा, वो ठंडा पानी जो है वो इसकी हीट की वजह से जो है ना वो उबलना शुरू हो जाएगा, वो स्टीम अप हो जाएगा, यानी कि धुआं बन के ऊपर आएगा। वो जो धुआं इस टरबाइन को चलाएगा, उस टरबाइन के जरिए आगे जनरेटर चलेगा जिसके अंदर से बिजली पैदा होगी और आगे जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। ओके, तो ये प्रॉपर आपको प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ से वाटर एंटर हुआ, यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी थी और वाटर जो है वो हीट अप होकर ऊपर चला गया और टरबाइन जो चलना शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। टू मेक यूज ऑफ हीट ऑफ दीज रॉक्स, टू होल्स आर ड्रिल अप टू द रॉक, दो उन्होंने सुराख बनाए होते हैं। ये देखिए, ये वाला है, ये वाला, एक से पानी एंटर होगा, दूसरे से आउट होगा। ठीक है, कोल्ड वाटर इज पम्प डाउन थ्रू वन ऑफ द होल, एक से कोल्ड वाटर एंटर होगा, एंड उसके बाद क्या होगा जी, वन ऑफ द होल एंड इट इज हीटेड अप टू द
हॉट रॉक, फिर वो जो हॉट रॉक थी उसके ऊपर से गुजरता हुआ जारी बात है वो भाप बन जाएगा। स्टीम इज प्रोड्यूस दैट कम आउट थ्रू दी अदर होल, जो स्टीम बनेगी वो दूसरे होल से निकलना शुरू हो जाएगी। एंड दी स्टीम रन दी जनरेटर विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वही बात उन्होंने बता दी है। और ये पॉइंट आपने तब राइट करना है जब वो पूछेंगे कि थर्मल एनर्जी किस तरह से जनरेट की जाती है, वो प्रोसेस बताएं, तो फिर आपने ये वाला प्रोसेस राइट कर लेना है, नहीं तो आपने ओरली इसको याद रख लेना है कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। यानी कि आप बाद में इसको अपनी वर्डिंग में खुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट है, वेयर देयर इज वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक्स, इट कम आउट of the surface of the earth in the form of hot springs and geysers. Such a geysers shown, ये इन्होंने geysers शो किए हैं। देखा कुछ जगह पे इस तरह का सिस्टम होता है कि पानी खुद ही उबल उबल के बाहर आ रहा होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उस जगह पे ऑलरेडी पानी होता है और पानी के नीचे जो है ना वो गर्म रॉक्स होती हैं जो कि पानी को जो है वो गर्म कर देती हैं और वो फिर ऊपर की तरफ उबलना शुरू हो जाता है। जैसे आप अगर चूल्हे पे पानी रखते हैं तो देखा उसके अंदर बॉयल आना शुरू होते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, वैसे ही जो है ना यहाँ पे रॉक्स पानी को गर्म करते हैं तो वो उबल के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये गीजर्स की डेफिनेशन में भी आ सकता है, तो आपने ये वाला पॉइंट भी याद करना है, ओके। तो ये वाला पॉइंट हो गया और ऊपर वाला ये वाला आपने याद कर लेना है और ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ओके। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, फिगर भी आपने जो है ना जस्ट समझनी है, बनानी नहीं है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास विंड एनर्जी। तो विंड नाम से ही पता चल रहा है हवा की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये देखिए आपको ये विंड मिल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये समंदर के किनारे किनारे पे बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे हवाएं बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, और वो जो हवाएं होती हैं उन्हीं की वजह से ये पंखे घूमते हैं, और इन पंखों के घूमने की वजह से नीचे टर्बाइंस लगी होती है वो घूमती हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ओके। ये बहुत ही आसान छोटे छोटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बने हुए हैं और ये आप बहुत जल्दी समझ भी जाएंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी। विंड का मतलब यह हवा से चलने वाली एनर्जी। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर पीपल हैव बीन यूज्ड द विंडमिल टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। सारी बात है, आपको पता है कई हजार सालों से ये काम चलता आ रहा है कि हम जो है विंड एनर्जी जो यूज कर रहे हैं। तो ये विंड एनर्जी क्या करती है, टू ड्रॉ दी वेल एंड और टू ग्रेन दी ग्रैंड कर देते हैं ग्रेन्स को फ्लोर के अंदर, यानी कि ये इसी के जरिए जो है हम अपनी, जैसे पुराने जमाने में चक्कियां होती थी ना जो आटे को पीसती थी, वैसे ही पुराने जमानों में ना ये विंड मिल के नीचे इन्होंने चक्कियां सी बनाई होती थी। वो जो पंखा घूमता था उसकी वजह से जो है चक्की घूमती थी और उसके अंदर उन्होंने दाने वगैरह डाले होते थे जो कि पिस जाते थे और आटा बन जाता था, ठीक है। एंड दी मॉडर्न विंडमिल्स इज यूज टू रन जनरेटर्स। अब वो जो पुराने दौर का सिस्टम था उसको खत्म करके अब नया दौर आ गया, तो अब उसके जरिए जो है ना वो बिजली को जनरेट कर रहे हैं, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि पुराने दौर में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं था, इस वजह से वो जो है विंड मिल के जरिए अपने दाना वगैरह जो थे उनको पीस लेते थे, आटा वगैरह बना लेते थे, क्योंकि मुश्किल होता था खुद हाथ से चक्की चला के आटा निकालना। And the wind generators make the electricity in the same way as the स्टीम जनरेटर। कहते हैं जैसे हम भाप के जरिए जनरेटर को चलाते हैं ना, उसी तरह से ये जो विंड मिल्स है वो भी जनरेटर को चला रहे होते हैं, ठीक है। एंड पावर स्टेशन, फिर वहां से पावर स्टेशन पे एनर्जी जा रही होती है। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेटर्स ऑफ विंड फार्म, जब बहुत ज्यादा पंखे लगा दें तो वो विंड फार्म बन जाता है, ठीक है, यानी कि पंखों का एक फार्म, ठीक है। विद थाउजेंड्स और मोर देन विंड मिल्स इज नीडेड, उसके लिए हजारों या उससे भी ज्यादा पंखे लगाए जाते हैं। एंड अ विंड मिल्स फार्म, अब ये जो विंड मिल का फार्म है ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सामने फिगर के अंदर। तो इसमें जो है ना आपने जो चीज याद करनी है वो ये है, सबसे पहले आपने ये जो पुराने दौर का सिस्टम था ना वो आपने याद करना है कि पुराने दौर में क्या होता था, विंड मिल जो है वो क्या करते थे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थाउजेंड्स ईयर अगो विंड मिल्स आर यूज फॉर, यानी कि हजारों साल पहले विंड मिल किसके लिए यूज होते थे, फिर आपने ये पॉइंट राइट कर देना है। उसके बाद जब आपसे मॉडर्न के बारे में पूछा जाएगा कि मॉडर्न विंड मिल्स क्या करते हैं, फिर आपने ये राइट करना है कि जो मॉडर्न विंड मिल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज होते हैं, और जब हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं किसको, बहुत ज्यादा विंड मिल्स को, ठीक है, ये वाला, ओके। तो ये पॉइंट्स मैंने मार्क करती हैं। इसके बाद आएगा टाइड्स। टाइड कहते हैं लहरें, ठीक है। आपने कभी अगर सुना हो तो मतलब ये मूवीज वगैरह में कहते हैं कि बहुत ऊंची टाइड आ रही है तो दूर हो जाओ समंदर से, तो टाइड का मतलब होता है कि पानी की बहुत ऊंची एक लहर आती है, ठीक है।
तो ये वो पॉइंट है जिसमें आपको बताने लगे हैं कि उन लहरों के जरिए भी जो है ना वो बिजली पैदा की जाती है। वो कैसे पैदा की जाती है वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दी ग्रेविटेशन यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून गिव द राइज टू टाइड इन द सी। हमें पता है कि जो सूरज होता है ना उसकी वजह से चांद के अंदर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी की फोर्स होती है, ठीक है। अब वो ग्रेविटी की फोर्स जो चांद के अंदर है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा, जिन बच्चों ने नहीं सुना उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होता है कि चांद जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। अब वो चांद पानी को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि वो लहर बन जाएगी, पानी ऊपर की तरफ जाएगा, एक ऊंची सी टाइड बन जाएगी, ठीक है। एंड द टाइड राइजेस द वाटर लेवल। सारी बात है, जब ऊंची ऊंची लहरें आएंगी तो पानी का लेवल भी ऊपर हो जाएगा। नियर द सी एंड शोर्स ट्वाइस अ डे, यानी कि ये दिन में 2 दफा ऐसा होता है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर कैन बी यूटिलाइज टू टर्न ऑन टर्बाइन। ये जो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं उसकी वजह से टर्बाइन चलती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये आपने यहाँ तक याद कर लेना है कि हम कैसे एनर्जी जो है किसी भी टाइड से हासिल करते हैं। वो सबसे पहले तो आपको टाइड का बताना पड़ेगा कि टाइड्स क्या हैं, उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो टाइड्स हैं इन्हीं के जरिए हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ना एक और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है ये बेसन, ठीक है, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। दी वाटर एट अ हाई टाइड यानी कि बहुत ऊंची लहर आए कैन बी ट्रैप एट अ सूटेबल लोकेशन। फिर उसको वो एक सूटेबल लोकेशन के ऊपर पानी को स्टोर कर लेते हैं, जो ऊंची लहर आती है ना उसको उसको नाम दिया जाता है आ बेसन। यानी कि जिस जगह पे पानी स्टोर होता है ऊंची लहर का उसको हम बेसन का नाम देते हैं। बाय बिल्डिंग अ डैम, ठीक है। वो किस तरह बनता है या बेसन किस तरह बनेगा, वो डैम के जरिए, ठीक है। ऊंची ऊंची लहरों को डैम बना के स्टोर किया जाता है। एंड द वाटर देन रिलीज इन अ कंट्रोल्ड वे टू लो टाइड्स। फिर उसने ब्रीक सी एक जो है ना वो कंट्रोल सा वे बनाया होगा, ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस पढ़ा है इसमें, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी एक स्टेप और पीछे था, ठीक है। ये वाला देखें जैसे इसमें पानी स्टोर हुआ है, ठीक है, इसको भी आप समझ लो ये एक बेसन ही है। आगे एक कैनाल सी बनी हुई है जिसके अंदर से पानी गुजर रहा है। वैसे ही वो यहाँ पे भी बताना चाह रहे हैं कि जो ऊंची ऊंची टाइड्स आती हैं उनको हम पानी को स्टोर कर लेते हैं एक बेसन के अंदर, फिर जो है वो हम डैम की तरह उसको यूज कर लेते हैं कि हमने जो है ना वो एक छोटी सी कैनाल सी बनाई होती है, ब्रिक सी नाली टाइप, वहां से जो है पानी ने गुजरना है और फिर वो टर्बाइन चलेगी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज बेसन। तो फिर आपने ये वाला पॉइंट बताना है कि बेसन क्या है, उसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं ताकि बाद में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, ओके। तो ये पॉइंट अगर पूछा जाएगा फिर ही राइट कीजिएगा, अगर नहीं पूछा जा रहा तो कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ इतना राइट कर देना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन दी सी, यानी कि सी के अंदर जो है वो एनर्जी वेव्स की वजह से भी हम पैदा कर रहे हैं। वेव्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी लहरें होती हैं, जो थोड़ा थोड़ा पानी हिलता रहता है, हल्का हल्का मूव करता रहता है हवा की वजह से, ठीक है। वो जो हल्की हल्की जो मूवमेंट होती है, हल्का हल्का पानी मूव कर रहा होता है, वेव बना रहा होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, कभी पानी थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, इसकी वजह से भी एनर्जी पैदा होती है। वो कैसे होती है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए। सबसे पहले ना यहाँ पे ये जो लगी होती है ना ये होती है डक्स, ठीक है। ये डक्स क्या करती हैं, जैसी लहर आती है ये ऊपर हो जाती है, लहर जाती है तो ये नीचे हो जाती है। इनके ऊपर नीचे होने की वजह से ना आगे जनरेटर लगा होता है, वो जो है बिजली जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताने लगे हैं। द टाइड्स एंड winds blowing over the surface of the sea produce strong water waves, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो टाइड्स होती हैं, लहरें होती हैं, या जो हवा चल रही होती है, इन दोनों को मिला के जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स बनती हैं, ठीक है। वो जो वाटर वेव्स होती हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज हो जाती हैं। Their energy can be used to generate the electricity, and the method of the Horner's wave energy is to use the large floating which move up and down with the waves, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो बता रहे हैं वो सिस्टम क्या है। वो इस तरह का सिस्टम है कि हमने जो है इनके ऊपर डक्स लगाई हुई है जो फ्लोट करती हैं, यानी कि ऊपर नीचे होती हैं, उनकी वजह से बिजली जनरेट होती है, ओके। और ये जो है आपने याद कर लेना किस तरह से जो है वो एनर्जी जनरेट की जा रही है इनकी मदद से। वो ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पॉइंट है कि किस तरह से जो है ना इनके जरिए एनर्जी जनरेट की जा रही है, ओके। वन सच ड्राइव इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सेटर इज नोन एज सेटर, ठीक है। इसका नाम एल जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं कुछ नहीं पढ़ते, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, सेल्टर पढ़ लें या सेटर पढ़ लें, ठीक है। तो ये जो सेल्टर डक है इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज
सेल्टर डक्ट। तो फिर आपने बताना है कि ये जो है ये दो इसके हिस्से होते हैं, एक में डक्ट फ्लूट करती है, एक के अंदर बैलेंस फ्लूट होता है, ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए होता है। और ये जो है ये डक्ट होती है जो कि हिलती है, ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव कॉज द डक्ट फ्लूट, यानी कि वो ऊपर उसके तैरती है ऊपर, एंड टू मूव द रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लूट, जारी बात है फिर ये एक चीज है जो उसको बैलेंस भी करती है उसकी मोशन को, एंड द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक्ट फ्लोट इज यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। वही बात जो आगे मैंने आपको बता दी थी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये प्रॉपर पूरा जो है ना सिर्फ इसी के बारे में है कि ये किस तरह का बना हुआ है, ये किस तरह यूज होता है, ठीक है। और ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोफ्यूल एनर्जी, ठीक है। तो बायोफ्यूल एनर्जी यानी कि ऐसी एनर्जी है जो कि किसी चीज के गलने सड़ने के बाद हम एनर्जी उससे जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे फोसल फ्यूल है तो वो क्या होता है, चीजें गल सड़ के जो है वो एक जो है सख्त सा मादा बन जाता है, तो वो फिर फोसल फ्यूल का नाम उसका हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने कुछ चीजें खाई हैं तो उनके शॉपर वगैरह फेंक दिए हैं तो वो कई साल पड़े रहे हैं तो फिर वो फोसल फ्यूल बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो फोसल फ्यूल की तरह ही बायोफ्यूल होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जानवरों के फजलाजात होते हैं या जानवरों के बकाया जात हम कह सकते हैं उर्दू में, या फिर आप समझ लें कि जानवरों का गोबर वगैरह, ठीक है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इट इज दैट एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दी बायोमास, यानी कि बायोमास क्या होता है, वो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। बायोमास क्या है, बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स वेस्टेज फूड एनिमल डक एंड डिसेविटिसी, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि पौधे वगैरह जो गल सड़ जाते हैं, या जो वेस्ट होता है खाने का वेस्ट होता है, या जो एनिमल का गंद होता है यानी कि एनिमल का गोबर वगैरह है वो वाला हो गया, या वेस्टेज यानी कि जो भी चीजें हैं वो सारी हमारे पास वेस्टेज जो होती हैं वो सारी इसमें काउंट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट उसने आगे बताने लगे हैं सेवेज क्या है। सेवेज इज दैट डर्ट, सेवेज भी हमारे पास एक गंदगी है विच इज लेफ्ट ओवर दी स्टेनिंग डर्टी वाटर, यानी कि गंदे पानी के ऊपर आपको पता है वो गंदगी सी तैर रही होती है, वो जो गंदगी सी तैर रही होती है गंदे पानी के ऊपर उसको हम कहते हैं कि वो जो है सीवेज है, ठीक है। काफी लोग अपने जो है गांव के पास वाले नदी नाले साफ करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते तो उनके ऊपर जो है वो गंदगी से नदी नालों के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। वो गंदगी जो है वो ह्यूमन वेस्टेज हो सकता है, एनिमल वेस्टेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं वो एक डर्ट है और उस डर्ट को हम सीवेज का नाम देते हैं, ओके। तो ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है सीवेज का यहाँ तक, ठीक है। और ये जो बायोमास का शॉर्ट क्वेश्चन है वो अलग से है, ठीक है। एंड द मटेरियल कैन इटसेल्फ बी यूज एज फ्यूल, और इसी मटेरियल को हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल, अब इसकी जो है कई और टाइप्स बनाई जाती हैं, जैसे कि डायरेक्ट कंबस्शन, उनको डायरेक्टली तौर पे आप जला लें। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गोबर का हम जो है वो लोग वो क्या करते हैं, लोग इसको जो है ना यूज करते हैं गाँव वगैरह में ना, लोग इसको जलाने के लिए यूज करते हैं, और वो आपने कई जगह पे देखा होगा कई जगह पे नहीं देखा होगा। डायरेक्ट combustion is the method in which the biomass commonly known as the solid waste, ठीक है, उसको जब धूप में रख के सुखाया जाए तो वो solid waste बन जाता है। एंड इट इज बर्न टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है, उसके जरिए भी हम जो है पानी को बॉयल कर स्टीम पैदा करके जो आगे हम टर्बाइन चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे। एंड दिस स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें हमने डायरेक्ट कंबस्टन की है। ये फॉसिल फ्यूल वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसके हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, ओके। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से जो बन रहे हैं वो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। एक ये बायोमास वाला था, एक ये सेवेज वाला है, और ये डायरेक्ट कंबस्टन आपका अलग से एक टॉपिक है जिसमें आप बता सकते हैं कि जो बायोफ्यूल है उसको हम डायरेक्टली जला के भी यूज कर सकते हैं। उनको जलाने से जो है वो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर भाप बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। इसके बाद आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डाइजेस्टर, वो क्या है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे कर लेंगे। इन एन अदर प्रोसेस दी रोटिंग ऑफ बायोमास इन अ क्लोज ड्रंक, यानी कि एक बंद करके ना उन्होंने छोटा सा ये बनाया होता है, इसके अंदर क्या करते हैं वो सारा गोबर वगैरह जो है इसके अंदर डालते जाते हैं और ऊपर से इन्होंने बंद कर दिया था। ये कुआं टाइप होता है, ठीक है। और ये छोटा सा पाइप लगा होता है, इस पाइप के जरिए सारी जो है वो गैस वगैरह जो इसमें पैदा हो रही है उसको हम यूज कर लेते हैं बाद में जलाने के लिए, ठीक है।
तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने आपको समझा दिया ये किस तरह वर्क करता है। इसी तरह अब यहाँ पे आपको बताने लगे हैं इन अनदर प्रोसेस दी रोटिंग ऑफ बायोमास इन अ क्लोज्ड टंक कॉल्ड अ डाइजेस्टर द प्रोड्यूस मेथीन। एक मेथीन गैस होती है जो कि इसके जरिए पैदा हो रही है, ठीक है, रिच बायोगैस एंड इन दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड बायोमास मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो जो है बायो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन टूटना शुरू हो जाते हैं। देन हमारे पास जो है वो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं मीथेन गैस, और ये बहुत ही रिच गैस है, यानी कि ये बहुत ही महंगी गैस है। एंड द बायोगैस प्रोड्यूस in the tank is piped out and can be used for the heating and to cooking like natural gas, यानी कि जो इसके जरिए प्रोसेस के जरिए पैदा होने वाली जो गैस है उसको हम डायरेक्टली पाइप के जरिए जो है हम यूज कर लेते हैं उसको कुकिंग वगैरह के लिए या फिर हीटिंग के लिए। ओके, और बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल सच एज एथेनॉल या अल्कोहल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास एंड इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हो जाती है पेट्रोल की अगर एथीन या अल्कोहल वगैरह भी इससे प्रोड्यूस हो इसी के जरिए, ठीक है। इन दिस केस द बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, तो इस प्रोसेस में क्या होता है बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, ठीक है। तो ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये प्रॉपर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तमाम सोर्सेज बताएं कितने हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे ही पढ़ा दिए हैं। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सबकी पहले आपने हेडिंग देनी है, फिर आपने सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है, ठीक है, सारा सारा नहीं डिफाइन करना, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट्स आपने डिफाइन करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इनमें आपने इन सबके नाम लिखने हैं, फॉसिल फ्यूल का, हाइड्रोइलेक्ट्रिक का, उसके बाद सोलर एनर्जी का, ये वाला न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स एंड बायो फ्यूल एनर्जी। इन सब की जब आप हेडिंग देंगे तो सबको सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरह बताना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जब अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो फिर वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, आपने वैसे ही उसको राइट कर लेना। या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि एनी फोर बता दें, कोई से 4 सोर्सेज बता दें, तो फिर अपनी मर्जी से जो आपको आसान लगे वो आप 4 बता देंगे। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो बताई जाएगी और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी जो खुद ही हम बना सकते हैं और कुछ ऐसी है जो नहीं बना सकते। ये प्रॉपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और कोशिश किया करें कि वीडियो को जो है वो ऑनलाइन वॉच करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।